आंध्र प्रदेश में गैस लीक होने से भीषण आग लग गई और आग की जद में आकर 32 घर जलकर खाक हो गए हैं। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है, लेकिन एक बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग पर जब तक काबू पाया गया तब तक 32 घर जलकर खाक हो गए थे। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले की यह पूरी घटना बताई जा रही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है कि आखिर कैसे गैस लीक होने की वजह से ये आग विकराल होती हुई चली गई। तो ये जानकारी मिल रही है कि अभी तक 32 घर जलकर खाक हो गए हैं। जैसे ही सूचना मिली, अफरा तफरी का भी माहौल नजर आया। लोग अपने आप को बचाने के लिए यहां वहां भागते नजर आए और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने किसी प्रकार से इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन इतनी ज्यादा ये आग लग चुकी थी कि दमकल विभाग की टीम पहुंची मौके पर और आग पर काबू पाया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, ईरान को लेकर अमेरिका ने जारी की है एक नई एडवाइजरी। अमेरिकी लोगों को फौरन ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। अमेरिकी लोगों को सड़क मार्ग से ईरान छोड़ने की सलाह। आर्मेनिया या फिर तुर्की के रास्ते ईरान छोड़े अमेरिकी नागरिक। यूएसए की तरफ से ये जो जानकारी है वो दी गई है। एडवाइजरी जारी कर ये जानकारी साझा की गई है कि जितना जल्दी हो सके अमेरिकी लोग जो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं वो फौरन ही ईरान छोड़े। हालांकि इसके पहले कई अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बड़ा फैसला। ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाएगा अमेरिका तत्काल प्रभाव से। 25% 25% जो टैरिफ है वो लगाने की घोषणा कर दी गई है। तो एक बार फिर से जो टैरिफ वाली स्थितियां हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से इसको लेकर फैसला लिया गया है, वो बनती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जब भी अमेरिका टैरिफ की बात करता है दूसरे देशों के साथ, अगर किसी देश ने सौदा किया, कोई समझौता किया, कोई डील की, तो फिर अमेरिका हमेशा टैरिफ का जो ऐलान है वो कर देता है। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से टैरिफ को लेकर धमकी दी गई है कि अगर ईरान के साथ किसी ने भी किसी प्रकार की कोई डील की तो 25% टैरिफ उस देश पर लगा दिया जाएगा। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां की अमरोहा में जानलेवा स्टंट और यातायात नियमों को तोड़ने वाले युवक पर पुलिस ने कार्रवाई की है। स्टंटबाज के वाहन को तो सीज किया ही गया, लेकिन कैमरे पर भी माफी मंगवाई गई है। आज के बाद स्टैंड नहीं करूंगा, यातायात नियमों का पालन करूंगा, मुझे माफ करें और आज के बाद स्टैंड नहीं करूंगा। माफी मांगने वाला स्टंटबाज का थार गाड़ी से खतरनाक स्टंट करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें युवक हाईवे किनारे गाड़ी को गोल गोल घुमाता नजर आया। वायरल वीडियो एक रेस्टोरेंट के बाहर का बताया जा रहा है, जहां थार को खतरनाक तरीके से घुमाया गया, फिर तेजी से युवक हाईवे की तरफ निकल गया। बताया जा रहा है कि उसके साथ और भी गाड़ियां ऐसी स्टंटबाजी कर रही थीं। इनकी स्टंटबाजी देखकर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। ये स्टंटबाजी किसी बड़े हादसे में भी बदल सकती थी, लेकिन बेफिक्र युवक ने रील के चक्कर में जानलेवा करतब दिखाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने थार गाड़ी को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सीज कर दिया और इस युवक को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी गई। और आइए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की सागर की, जहां पर एक कार के अचानक ब्रेक फेल हो गए और कार काफी दूर तक लुढ़कती हुई चली गई। राहत की बात यह रही कि इस कार ने किसी को अपनी चपेट में नहीं लिया, सभी सुरक्षित हैं। ये सागर शहर का सबसे बिजी चौराहा है। एक कार सामान्य रफ्तार से चली आ रही थी कि कलेक्ट्रेट पीली कोठी इलाके में अचानक उसके ब्रेक फेल हो गए। जैसे ही ये हुआ, लोग चिल्लाने लगे और कार रिवर्स मोड में पीछे जाने लगी। आसपास के लोग दहशत में थे कि कहीं इस कार से कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए। कई गाड़ियां इस कार से बचती हुई दिखाई दी। आखिर में ये कार एक स्कूटी सवार के पास जाकर रुक गई और लोगों ने राहत की सांस ली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बात करेंगे मौसम की, क्योंकि देश भर में कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है और पहाड़ से लेकर मैदान तक जो सर्दी का सितम है वो इस वक्त लोग झेल रहे हैं। उत्तर भारत की बात करें तो पारा लुढ़कने से ठिठुरन अब बढ़ गई है। उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पर इस वक्त कोहरा, शीतलहर, ठंड, लुढ़कता हुआ पारा लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यूपी, दिल्ली समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर घना कोहरा लगातार विजिबिलिटी को कम कर रहा है और लोगों को सड़कों पर निकलने में परेशानी हो रही है। साथ ही पंजाब, जम्मू, हरियाणा में भी वही हाल है, जबरदस्त कोहरा यहां पर छाया हुआ है। यूपी, उत्तराखंड में अगले 3 घंटे कोहरे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।
और अगले आने वाले कुछ दिनों में राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो इस प्रकार का जो कोहरा है लोगों की मुश्किलें आगे भी बढ़ा सकता है, इसी वजह से अलर्ट ठंड को लेकर भी जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर की भी बात करें तो पारा लगातार लुढ़क रहा है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने अक्षरधाम इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के, तो वहीं मुरादाबाद करनाल की भी तस्वीरें आपके सामने। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी क्योंकि कोहरा छाया हुआ है, अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। और साथ ही दिल्ली में कई जगहों पर इस वक्त घना कोहरा, शीतलहर और बढ़ते हुए प्रदूषण से भी लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। कई ट्रेनें इस वक्त देरी से चल रही हैं क्योंकि घना कोहरा है, विजिबिलिटी कम है, यातायात पर खासतौर से असर पड़ रहा है। ट्रेन सेवाएं हो या फिर फ्लाइट की सुविधाएं हैं, उन पर ज्यादातर इसका असर देखने को मिल रहा है। और इस वक्त पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। लोगों से अपील की जा रही है कि जो भी जरूरी काम है उसके लिए ही घर से बाहर निकले, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को, बुजुर्गों को बहुत ज्यादा ठंड में परेशानी होती है। कई जगहों पर स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है, 8वीं तक के जो स्कूल्स हैं उनको भी बंद रखने का जो फैसला है वो लिया गया है। और सुशील पांडे हमारे संवाददाता, उन्होंने दिल्ली में इलाके का जो जायजा है वो लिया है। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं, देखिए सुशील पांडे की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में ठंड की कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में लगातार मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण लोगों को फिलहाल इस कड़ाके की ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने यह कहा है कि जो हिमालय की तरफ से हवाएं चल रही हैं उन हवाओं में काफ़ी नमी है, जिसकी वजह से फिलहाल जो मौसम है वो लगातार बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में जो टेम्परेचर है वो लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड फिलहाल रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज फिलहाल दिल्ली एनसीआर में कोहरे की जो एक सफ़ेद चादर है वो भी देखने को मिल रही है। अगर हम आपको इंडिया गेट पर अभी हम मौजूद हैं, अगर आपको हम दिखाएं तस्वीरों में तो देखिए मेरे ठीक पीछे आपको फिलहाल राष्ट्रपति भवन कोहरे की इस सफ़ेद चादर के बाद से दिखाई नहीं देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोहरा देखने को मिल रहा है, ऐसे में सड़कों पर गुजरने वाली जो गाड़ियां हैं वो अपनी अपनी हेडलाइट जो है वो जलाकर ही गुजर रही हैं, क्योंकि वजह यह है कि जो फिलहाल डेंसिटी है वो बेहद कम है और डेंसिटी कम होने की वजह से ट्रैफिक पर भी इसका बेहद असर देखने को मिल रहा है। चाहे हम बात करें रेलवे की, चाहे हम बात करें एयरपोर्ट की, इन तमाम जगहों में फिलहाल इस पूरे फॉग की वजह से कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है उस पर असर देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है और ये कहा गया है कि जिस तरह से डेंसिटी कम है, ऐसे में अगर आप सड़कों पर अपनी गाड़ियों से चल रहे हैं तो उनकी हेडलाइट जलाकर चलें, ताकि दुर्घटनाओं की जो फिलहाल दुर्घटना होने की संभावना है वो बेहद कम हो। बहरहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले कुछ दिन इसी तरीके की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के उमरिया की, जहां पर जंगली हाथियों का सड़क पार करने का एक वीडियो आया है सामने, और इस वीडियो के सामने आने के बाद अब रिहायशी इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। एमपी का उमरिया जिला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए मशहूर है। यहीं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जंगली हाथियों का एक पूरा झुंड सड़क को पार कर रहा है। गजराज अपनी मस्ती में दिखाई दे रहे हैं और पूरे शांत स्वभाव में सड़क को पार करते हुए जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, वन विभाग एक्टिव हो गया और उसने रिहायशी इलाकों की ओर चौकसी बढ़ा दी। ये वीडियो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व परिक्षेत्र के पतौर पनपथा सड़क मार्ग का बताया जा रहा है। बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की, जहां के महासमुंद में हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक के बाद एक कई गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे और धमाके की वजह से पूरा हाईवे जाम हो गया। पहला धमाका और हाईवे पर बिखर गए रसोई गैस सिलेंडर। दूसरा ब्लास्ट, हाईवे पर फैल गई दहशत। तो भी छुई पाली में अभी इधर पहले ब्लास्ट के बाद ही हाईवे पर दौड़ने वाली गाड़ियों में ब्रेक लग गया। सैकड़ों गाड़ियां काफी दूर खड़ी हो गई क्योंकि सड़क पर बिखरे सिलेंडर बम कभी भी फट सकते थे। पिकअप में आग लगने के बाद एक ही सिलेंडर सड़क पर गिरा था, लेकिन जैसे ही फटा 15 से ज्यादा सिलेंडर हाईवे पर गिरे और उनमें एक एक कर ब्लास्ट होने लगा। ये वीडियो नेशनल हाईवे 53 का है। महासमुंद के छुईपाली के पास जैसे ही पिकअप वैन पहुंची, सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थिति कंट्रोल की।
तो वहीं राजस्थान के सीकर में तेज रफ्तार बड़ा टैंकर बेकाबू होकर एक दुकान में घुस गया और उसकी वजह से दुकान में भारी नुकसान हो गया। सहयोग ठीक था कि किसी की यहां पर जान नहीं गई। टैंकर इतनी तेजी से आया कि अगला हिस्सा दुकान के अंदर चला गया और पीछे के हिस्से को छत ने रोक दिया था। जोरदार टक्कर से दुकान के अंदर की चीजें टूटकर बिखर गई थी। हादसे के बाद ड्राइवर और क्लीनर ट्रक से निकलकर भाग निकले। हादसा सीकर के नीम थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप के पास हुआ। हाईवे को छोड़कर सर्विस लेन पार करते हुए टैंकर दुकान में घुस गया। हादसे में किसी को भी चोटें नहीं आई। बाद में क्रेन के जरिए टैंकर को निकाला गया। गाजियाबाद के एक होटल में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद हत्यारा रात भर कमरा नंबर 207 में ही सोया रहा। पुलिस ने हत्या की वजह का भी खुलासा किया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा इस आरोपी का नाम प्रवीण कुमार है। ये अपनी महिला मित्र आरती के साथ गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट स्थित होटल रॉयल किंग में ठहरा हुआ था। पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि होटल के कमरा नंबर 207 में दोनों ने शराब पी और उसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मजाक में हमारी हाथापाई हो गई थी। दोनों ड्रिंक कर रखी थी हमने और मेरे धक्का मारे थे। धक्का दिया तो मैं बीच छोड़ मेरे यहाँ भी लगी थी और मैंने गुस्से में 2-3 लात मार दिए थे। आरोपी ने बताया कि मारपीट के बाद आराम से दोनों सो गए थे। सुबह 6 बजे उठाया तो प्रेमिका उठी ही नहीं, तो प्रेमी ने होटल वालों को बताया कि उसकी प्रेमिका उठ नहीं रही है। होटल वालों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। शव को पुलिस ने तुरंत कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी से पूछताछ की, जिसमें उसने रात की कहानी बताई और हत्या की बात कबूल की। पुलिस ने बताया कि 35 साल की आरती की मौत 2 साल पहले हुई थी और प्रेमी तलाकशुदा है। और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर कुशीनगर में सुबह के वक्त मामूली सी कहासुनी में एक युवक ने शराब के नशे में पहले मार कर अपनी पत्नी की जान ले ली, फिर मां की भी हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। घर में आस पड़ोस के लोग और महिलाएं जुटी, अफरा तफरी मच गई। मामला कुशीनगर जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र के परसा गांव का है। सिकंदर नाम का युवक पत्नी के साथ छत पर अलाव सेक रहा था। उसी वक्त किसी बात को लेकर पत्नी प्रियंका से कहासुनी हो गई। नशेड़ी सिकंदर गुप्ता अपनी पत्नी को मारने लगा और सीमेंट की ईंट से पत्नी के सिर को कूच-कूच कर मार डाला। उसी वक्त चीख सुनकर मां भी छत पर पहुंची। उसने अपनी बहू को बचाने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर ने मां को भी ईंट से कूच-कूच कर मार डाला। आरोपी एक दिन पहले ही पत्नी को ससुराल से लेकर आया था। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी सिकंदर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि पारिवारिक विवाद की वजह से हत्या हुई। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पिछले कई दिनों से गिग वर्कर्स की परेशानी का मुद्दा उठा रहे हैं और इस बार वो खुद गिग वर्कर की भूमिका में नजर आए हैं। जी हां, और सर्द रात में दिल्ली की सड़कों पर दिखे। देखिए, राघव चड्ढा न सिर्फ डिलीवरी बॉय के गेटअप में दिखे, बल्कि उनकी जिंदगी को महसूस भी कर रहे थे। डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटी पर सवार होकर राघव चड्ढा देर रात दिल्ली की सड़क पर निकले। सबसे पहले उन्होंने एक होटल से ऑर्डर पिक किया, फिर उसे लेकर कस्टमर के घर पहुंचे। ये वीडियो राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और ये भी लिखा कि जल्द ही इसका पूरा एपिसोड रिलीज किया जाएगा। इससे पहले संसद में भी राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स की आवाज उठाई थी। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। अभी साल की शुरुआत में भी राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स के साथ मुलाकात की थी और उनकी समस्या जानी थी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के एक अहम फैसले पर रोक लगा दी है। यह फैसला लाड़की बहन योजना से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत फडणवीस सरकार महिलाओं को एडवांस पैसा देने वाली थी। सरकार का प्लान था कि दिसंबर के साथ साथ जनवरी महीने का पैसा भी 14 तारीख को महिलाओं के खाते में क्रेडिट किया जाए।
लेकिन इस पर सवाल इस वजह से उठे क्योंकि 15 जनवरी को महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने जिस तरह बिहार में मतदान से पहले महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए, उसी तरह महाराष्ट्र में भी किए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने सिर्फ जनवरी महीने का पैसा रिलीज करने पर ही रोक लगाई है। राज्य सरकार अभी भी दिसंबर का पैसा महिलाओं के खाते में 14 जनवरी को ही डालेगी। अगर सरकार दिसंबर और जनवरी दोनों महीने का पैसा देती तो ये रकम 3000 रुपए होती। अब फिलहाल 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे और बाकी की रकम चुनाव के बाद दी जा सकेगी। और अब जयपुर से आई एक ऐसी खबर आपको हम दिखाते हैं जो हर माता पिता को सावधान करने वाली है, खासकर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। क्योंकि जयपुर में स्कूटी लेकर गए पिता की गलती से एक 9 साल की बेटी की जान जाते जाते बची है। ये पूरा डरावना मंजर वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। वो तो राहत की बात रही कि बच्ची को गंभीर चोट नहीं लगी। जैसे ही युवक स्कूटी से उतरा वैसे ही स्कूटी फुल स्पीड में दौड़ पड़ी। फिर आगे आगे स्कूटी और पीछे पीछे पिता। एक जरा सी गलती ने यहाँ डरा देने वाला हादसा करा दिया। तस्वीरों को शुरुआत से देखिए। युवक एक बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए स्कूटी से उतरा, जबकि दूसरी बच्ची स्कूटी पर ही बैठी थी। जब तक पिता बच्चे को स्कूल के लिए छोड़ता, स्कूटी पर बैठी बिटिया ने स्कूटी के एक्सीलरेटर को रेस दे दी। स्कूटी ऐसी भागी जैसे कोई रेसिंग कार। पिता दौड़कर बेटी के पीछे पीछे भागा। वो तो भला हो, करीब 30 मीटर आगे जाकर स्कूटी गोबर के उपलों से टकराकर गिर गई। गनीमत रही बच्ची स्कूटी के नीचे दबने से बच गई और बगल में जा गिरी। इससे बच्ची को मामूली चोटें ही आई। तुरंत स्कूल में उसे फर्स्ट एड भी मिल गया। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं। ये वीडियो हर माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सबक है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, ऐसे में कार बाइक से बाहर जाए तो इंजन बंद करेंगे और चाबी निकाल कर जाए, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। प्रियंका गांधी और उनके समर्थक हर साल 12 जनवरी को उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। इस बार भी खूब शुभकामनाएं दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक लगे बधाई पोस्टर से सियासी हलचल भी बढ़ गई है। क्या प्रियंका उत्तर प्रदेश में कमान संभालने वाली है? ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी के लिए जो पोस्टर्स यहां पर लगे हुए थे, उस पर सियासी जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। वाराणसी में जो पोस्टर्स यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जन्मदिन की शुभकामनाएं जो उनके समर्थक है वो देते हुए नजर आए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की कमान आगे जाकर प्रियंका गांधी संभालने वाली है? देखिए, सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और व्यूज पाने के लिए तमाम लड़के जानलेवा स्टंट करने से बाज नहीं आते। और ताजा मामला बिहार के मोतिहारी से सामने आया है, जहां पर कुछ बाइकर्स सड़क पर घंटों उत्पात मचाते रहे, पुलिस वालों के सामने स्टंट करते रहे, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय पुलिस वाले तमाशा देखते रहे। हाईवे पर आड़े तिरछे बाइक चलाते ये नौजवान खुद को स्टंटमैन मानते हैं। ना तो इन्हें स्पीड का डर है और ना ही दूसरी गाड़ियों से टक्कर का। कुछ लड़कों ने तो अपनी बाइक एक बड़े से ट्रक के पीछे ऐसे दौड़ाई जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठी। जरा सोचिए, अगर ट्रक वाले ने अचानक ब्रेक लगाए होते तो ये लड़के आज कहाँ होते? व्यूज, लाइक्स और इन्फ्लुएंसर बनने का भूत इनके सर पर इस कदर सवार है कि इन्हें ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की। इतना ही नहीं, इन्हें तो बिहार पुलिस का भी कोई डर नहीं। खुद ही देखिए कि ये कैसे स्टंटबाज बाइक पर खड़े होकर पुलिस की पीसीआर वैन के बगल से निकल रहा है। पुलिस वाले इन्हें रोकना तो दूर, इनको टोक तक नहीं रहे। इन स्टंटबाजों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये वीडियो पुलिस को चुनौती देते हुए अपलोड भी किए। अब देखना है कि बिहार पुलिस इन सिरफिरे बाइकर्स के खिलाफ कोई एक्शन लेती है या नहीं। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में दक्षिण भारत के एक नेता की चर्चा तेजी के साथ हो रही है। ये नेता हैं बीजेपी के अन्नामलाई, जिनको लेकर राज ठाकरे ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि सियासत गर्मा गई है। रविवार की शाम मुंबई में उद्धव और राज ठाकरे ने संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार किया और यहीं पर राज ठाकरे ने तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई का जिक्र किया। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंदर रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? मुंबई से हमला हुआ तो अन्नामलाई ने भी चेन्नई से जवाब दिया। मराठी येतो का?
விவசாயியுடைய பையன் இன்னைக்கு தாக்கரேவனுடைய கோபத்தை நான் சம்பாதிச்சேன். दरअसल अन्नामलाई ने एक चुनावी भाषण में कहा था कि मुंबई कोई महाराष्ट्र का शहर नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। इसी के चलते अन्नामलाई बिहार की सियासत में चर्चा का मुद्दा बन गए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है और इस खबर ने पर्यटकों के चेहरों पर खुशी भी ला दी है। देश भर के पर्यटक सर्दियों की छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं। तस्वीरें बारामूला के प्रसिद्ध द्रंग वाटरफॉल की है, जो कि इस वक्त बर्फ के झरने में बदल चुका है। तापमान 0 से भी नीचे चला गया। ठंड भले ही कपकपाने वाली है, लेकिन देश भर से आए पर्यटकों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं। द्रंग वाटरफॉल पहुंचे टूरिस्टों के चेहरे पर खुशी देखिए। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई फोटो खींच रहा है। हर कोई इस दुर्लभ नजारे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी बहुत हेल्पफुल लोग हैं, बहुत बढ़िया। जो भी कश्मीर आना चाहता है बेशक आए, बहुत बढ़िया है। सिर्फ बारामूला ही नहीं, कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में ऐसा ही सुनहरा मौसम है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, लखनऊ के GMU में धर्मांतरण के आरोप के मामले में आरोपी काजी की तलाश में छापामार कार्रवाई लगातार की जा रही है। पीलीभीत के काजी जाहिद, उसके साथी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है, उसकी तलाश कर रही है। काजी के फर्जी दस्तावेजों की पुलिस को जानकारी भी मिली है, जिसके बाद ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कुछ दिन पहले जमकर हंगामा हुआ था, आरोप लगाया गया था कि KGMU में धर्मांतरण हो रहा है और इस प्रकार के जो आरोप हैं वो हिंदू संगठनों की तरफ से लगाए गए थे और अब पुलिस लगातार आरोपी काजी की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं देखिए, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने कांग्रेस के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। अबू आजमी ने कहा है कि कांग्रेस अगर नहीं संभली अभी तो पार्टी के जो हालात हैं और ज्यादा खराब हो जाएंगे। अबू आजमी ने कांग्रेस के नेताओं को टीपू सुल्तान का उदाहरण दिया है। टीपू सुल्तान की हार क्यों हुई थी? टीपू सुल्तान के फौज में जो दलाल थे खबरी बने और उनकी हार हुई। तो ये जो आस्तीन के सांप है, इनको संभालना देखना चाहिए और कांग्रेस तो खुद ही बर्बाद हो रही है। दरअसल अबू आजमी से महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के बयान को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया। अबू आजमी ने कहा कि कांग्रेस के भीतर विश्वास की कमी और आपसी खींचतान पार्टी को कमजोर कर रही है। वहीं देखिए, वाराणसी की दाल मंडी मार्केट में सड़क को चौड़ा करने के लिए अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है, जहां पर सकरी गलियों को 60 फीट तक चौड़ा किया जाना है और इसी के तहत नोटिस दिए गए मकानों और दुकानों पर बुलडोजर से उसको ढाया जा रहा है। दाल मंडी का ये रास्ता बेहद सकरा है। इससे बुलडोजर के जरिए अब चौड़ा किया जा रहा है। आज सुबह से ही प्रशासन बुलडोजर का जखीरा लेकर पहुंच गया और फिर शुरू हुआ चौड़ीकरण अभियान। कुल 184 मकानों को नोटिस दिया गया, उनमें से कुछ को आज गिरा भी दिया गया। टोटल 6 धार्मिक स्थल है और मकान को टोटल मकान 181। बड़े बड़े 2 मंजिला 3 मंजिला मकान कुछ ही देर की कोशिश में मलबा बना दिए गए। देखिए कि किस तरह से 3 मंजिले मकान पर जो PWD के कर्मचारी हैं वो मकान को ध्वस्त करने का कार्य कर रहे हैं। इसको देखते हुए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन प्रशासन ने भरोसा दिया कि प्रभावित होने वालों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। आवारा पशु की समस्या से कई शहर त्रस्त हैं। ताजा तस्वीर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से सामने आई है, जहां पर एक आवारा सांड ने एक युवक को सड़क पर पटक दिया। वो तो राहत की बात रही कि युवक को मामूली चोटें ही आई है। आवारा आफत ने हमला अचानक बोला। सड़क पर खड़े युवक को सांड ने उठाकर पटक दिया। युवक को पटकने के बाद सांड रुका नहीं बल्कि बढ़ता ही चला गया। तस्वीरों को देख के ऐसा लगा मानो सांड किसी जल्दी में हो। सांड ने युवक को ऐसे मारा जैसे वो उसे रास्ता खाली करने को कह रहा हो। तस्वीरें घोसी रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां आवारा पशुओं के आए दिन हमले से लोग परेशान हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। इस बार उनके निशाने पर है ठाकरे बंधु। जी हां, इनका रिश्ता नितेश राणे ने पाकिस्तान से जोड़ दिया है। नितेश राणे की जुबान पर इन दिनों सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा छाया है।
लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान की भी चुनावी एंट्री करवा दी। ये मराठी के नाम पे आप हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को उनको बांटना है, हिंदुओं के बीच में फूट डाल के इनका जो अब्बा पाकिस्तान में बैठा है ना, उसको इन लोग को खुश करना है। नीतीश राणे ने विरोधियों को वोट देने का मतलब भी बताया। उनको मतदान, उनको वोट, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा को वोट, इतना आप समझ लेना चाहिए। अब विरोधी कह रहे हैं कि सरकार में बैठे लोगों को जमीनी मुद्दों से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ जनता को बरगलाना जानते हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बेकाबू ट्रक का तांडव देखने को मिला है, जब इस ट्रक ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को रौंद डाला। आरोप यह है कि ड्राइवर नशे की हालत में ट्रक चला रहा था। सड़क पर ट्रक अपनी ही धुन पर सवार था। उसके सामने जो आया, जहां आया वो कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। वो तो तब रुका जब टकराते टकराते उसका पहिया एक गड्ढे में जा गिरा, नहीं तो न जाने वो अभी कितनी और गाड़ियों को अपना शिकार बनाता। टूटी फूटी इन गाड़ियों की हालत देखिए, सभी गाड़ियों का नक्शा बदल चुका है। कोई कहीं से टूटी है तो कोई कहीं से, कई गाड़ियां तो नालियों में जा गिरी। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर न सिर्फ तेज रफ्तार से ट्रक दौड़ा रहा था, बल्कि वो नशे में टल्ली भी था। राहत की बात रही कि ट्रक ड्राइवर की टक्कर से किसी को चोट नहीं आई। बेंगलुरु में 3 जनवरी को हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर शर्मिला की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत आग से दम घुटने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि शर्मिला की हत्या की गई थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि शर्मिला की मौत के पीछे पड़ोस में रहने वाले 18 साल के एक पीयूसी छात्र का हाथ है। पुलिस के मुताबिक घटना वाली रात 18 साल का लड़का खिड़की के रास्ते शर्मिला के फ्लैट में घुसा था। उसने शर्मिला के साथ जोर जबरदस्ती की थी, लेकिन जब शर्मिला ने यौन संबंध बनाने से इनकार किया तो आरोपी ने शर्मिला का मुंह नाक दबा लिया और दम घुटने तक दबाए रखा। जब शर्मिला की मौत हो गई तो उसने फ्लैट में आग लगा दी, ताकि सबको ये लगे कि शर्मिला की मौत आग से उठने वाले धुएं की वजह से दम घुटने से हुई है। लेकिन आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने घटना का पर्दाफाश कर दिया। PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು। पुलिस ने पहले शर्मिला की मौत को हादसा माना था, लेकिन अब सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को हत्या की धारा में बदल दिया है। पुलिस और भी CCTV खंगाल रही है ताकि वो हत्याकांड की तह तक जा सके। देखिए, दिल्ली में यमुना नदी में क्रूज से सैर का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। जी हाँ, ये कहना है दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का, जो नवी मुंबई में क्रूज निर्माण के काम का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। ये वही क्रूज है जो बहुत जल्द दिल्ली की यमुना नदी में तैरता दिखाई देगा। फिलहाल इसका निर्माण नवी मुंबई में किया जा रहा है। क्रूज बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इसका काम आखिरी चरण में है और 20 जनवरी को ये क्रूज नवी मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। ये वो क्रूज है जिसको जो है यमुना में शुरू किया जाएगा। सोनिया विहार से लेकर जगतपुर विहार जो है तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का पैच है, वहाँ पर ये पूरा क्रूज चलेगा। 30 लोगों के यहाँ पर आराम से बैठने की कैपेसिटी इसमें है। दिल्ली पहुँचने के बाद इस क्रूज में इंजन, सीटें और दूसरे जरूरी सामान फिट किए जाएंगे। उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली वासियों को क्रूज की सौगात देंगी। कपिल मिश्रा के मुताबिक इस क्रूज में 40 लोगों के बैठने की जगह होगी। यमुना के इस क्रूज का एक फेरा 1 घंटे का होगा। इसके संचालन के लिए सोनिया विहार में जेट्टी तैयार हो चुकी है। बताया जा रहा है कि क्रूज का संचालन वजीराबाद से किया जाएगा। मेरे को लगता है कि नकारात्मक राजनीति करने वालों को सकारात्मक चीज़ें दिखाई ही नहीं देती हैं, तो वो चुल्लू भर पानी में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ यमुना में अपार संभावनाएं हैं और क्रूज केवल इसकी एक शुरुआत है। हम वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की योजना यमुना में क्रूज सेवा के साथ दूसरे वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का भी है। तो वहीं देखिए, राज ठाकरे BMC चुनाव में लगातार मराठी दांव चल रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर नफरती भाषण दे दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग महाराष्ट्र में हिंदी थोपेंगे तो वो उनकी पिटाई करते रहेंगे। मला खरं तर आपल्याला सांगायचंय की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू।
उत्तर प्रदेश में भगवान राम पर फिर एक बार सियासी संग्राम शुरू हो गया है। इस बार उत्तर प्रदेश के चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर विवाद हो रहा है। उन्होंने भगवान राम को समाजवादी बता दिया। अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि श्री राम ने दूसरे राजाओं से मदद लेने की जगह वनवासियों का समर्थन लिया। विचारों से समाजवादी थे, वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए। वीरेंद्र सिंह ने प्रभु राम के बहाने बीजेपी पर तंज किया। अगर वो राजा राम रहते